हाय विवोस, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। कल हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा जाना था डिटेल में। आज हम बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर आपका एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का, उसमें क्या क्या दिया हुआ है और किस तरीके से आपका चैप्टर है और उसमें क्या क्या गिवन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो मैं बताते चलूँगी, साथ साथ आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते चलना। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना किसी भी चीज़ से, पेन पेंसिल या कोई भी आप पॉइंटर ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हो कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, ये ऐसे है हमारी पृथ्वी जैसी अंतरिक्ष में जाने के बाद जो हमारी पृथ्वी दिखाई देती है वो ऐसे ही दिखाई देती है, और ग्लोब की सहायता से हम अपनी पृथ्वी को इस तरीके से देख सकते हैं। और ये है ध्रुव जो कि चपटे हैं, थोड़े चपटे हैं, इनकी वजह से हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप कि ग्लोब जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। ठीक है, और जो गुब्बारे वाले जो ग्लोब हैं जिसमें हवा भरी जाती है उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोब क्या है। आपको ग्लोब दे देंगे, ग्लोब डैश नहीं है, या फिर जो भी आपसे पूछ ले कि ग्लोब की स्थिति कैसी है, तो ग्लोब स्थिर नहीं है। उन्हें हवा में इसी प्रकार से घुमाया जा सकता है कि जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। ये आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि ग्लोब पर क्या दिखाया जाता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो ये महासागर हैं और ये जो महाद्वीप हैं, इस तरीके से जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं वो भी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो अक्षांश जो रेखाएं होती है वो किस तरीके से खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इन रेखाओं को क्यों खींचा है, किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है, अगर हमें उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता चल जाए तो हम आसानी से उसको स्कैन कर सकते हैं या फिर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि अक्ष किसे कहा जाता है। ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसको कहा जाता है अक्ष। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ। ये जो सुइयाँ आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ग्लोब की बात हो रही है। पृथ्वी पर इस तरह की कोई सुई नहीं है। ठीक है, सिर्फ बात हो रही है ग्लोब की, और ये है हमारा अक्ष, ग्लोब पर जो दिखाई देता है। ठीक है, ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि जहाँ से दो बिंदुओं पर जो सुई है वो गुजारी गई वो कौन कौन से हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिमी से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, वो घूमती है पश्चिम से लेकर पूर्व की डायरेक्शन में, इस तरीके से घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और एक जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो हमने कल देखी थी, जो अक्षांश से जो रेखाएं होती वो काल्पनिक रेखा हैं। असल में पृथ्वी पर इस तरह की कोई भी रेखा नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद है एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। वो कौन सी है? वो कहलाती है आपकी विषुवत वृत्त, 0 डिग्री या फिर इक्वेटर लाइन भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या करती है? पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो।
ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है तथा एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं कहा गया है। अक्षांशों को अंश में मापा गया है। जैसे ये थी हमारे विषुवत वृत्त जिसको 0 डिग्री कहा गया है, इक्वेटर लाइन इसको कहा गया है। उत्तर में और दक्षिण में दोनों समान हिस्सों में बांटा गया है पृथ्वी को। उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा गया है और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसको कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये समान 2 बराबर हिस्सों में इसको बांटती है। ठीक है, उसके बाद है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। मतलब ये जो विषुवत वृत्त है ये किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है 0 डिग्री अक्षांश को। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है और पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 90। इसका माप 360 डिग्री या फिर 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। ठीक है, 90 डिग्री इसको हम कह सकते हैं। 360 पूरा सर्कल होता है पूरी पृथ्वी का या फिर पूरा जो गोलाकार होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन 1/4 हम कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 90 डिग्री। और हमने कल देखा भी था कितनी अक्षांशीय रेखाएं थी, उत्तरी में 90 थी और दक्षिण में भी 90 थी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, ये अंश अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो डिग्री को कहा गया है कि 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाता है और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये है आपका विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री और उत्तर में जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में जितनी भी समांतर रेखाएं उसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध या फिर दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे इस तरीके से लिखा जाता है, उत्तर या फिर दक्षिणी अक्षर से व्यक्त इसको किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है। मतलब ये हो गया हमारा 0 डिग्री विषुवत वृत्त और जो चंद्रपुर है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये है हमारा 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में है और बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर है ये तो हो गया आपका चंद्रपुर ये वाला, और ये जो है ये हो गया आपका जो है होरिजेंटो। ठीक है, इसको कहा गया है 20 डिग्री पर ये स्थित है। अगर हमें ये पता लगे कि कौन सा उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में है, दोनों है 20 डिग्री पर, लेकिन हमें ये स्थिति पता चल जाए कि उत्तर में है या दक्षिण में, तो हमारे लिए आसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 की सहायता से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये जो इनका आकार है ये विषुवत वृत्त है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनका जो आकार है वो घटता जाएगा और ऊपर जाते जाते इनका आकार घटते घटते 90 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं महत्वपूर्ण अक्षांश जो समांतर जो रेखाएं हैं जिनको मेन नाम दिया गया, जैसे कि 0 डिग्री है, ये 22.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है और उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री जिसको कहा गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में ये वाला और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में ये वाला। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, इनको मैं नीचे बताऊंगी। तो ये तो हो गई आपकी जैसे 0 डिग्री है और उत्तरी ध्रुव में ये हो गया 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में हो गया
ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 और भी अन्य लाइन हैं। फर्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। देखिए इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये है हमारे विषुवत वृत्त और इसके ऊपर में ये स्थित है 23.5 डिग्री उत्तर में, इसको कहा गया है कर्क रेखा। और विषुवत वृत्त के दक्षिणी में 23.5 डिग्री दक्षिण में इसको कहा गया है मकर रेखा। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में इसको कहा गया है उत्तरी ध्रुव वृत्त। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में आते आते ये जो वृत्त है इसको कहा गया है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये है 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है। और कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो सूर्य चमकता है, जो सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं वो विषुवत वृत्त पर तो पड़ती ही पड़ती हैं, विषुवत वृत्त के साथ साथ कर्क रेखा और मकर रेखा पर भी सीधी पड़ती हैं। वो क्यों पड़ती हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए जैसे ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, ये सूर्य है, तो सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ेंगी। ये पड़ती हैं आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। यहाँ पर जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर यानी 0 डिग्री पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो वो कब पड़ती हैं आपकी? वो पड़ती हैं आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। विषुवत वृत्त पर पड़ गई। उसके बाद जब पृथ्वी झुकी होगी और जब सूर्य के चक्कर लगा रही होगी, जब पृथ्वी लगा रही है तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वो पड़ेंगी आपकी 21 जून को। ठीक है। 21 जून को जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर जब आपकी किरणें पड़ेंगी, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं कि किस तरीके से सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी और किस किस डायरेक्शन में जाने के बाद ये इस तरीके से किरणें इन पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी जो किरणें हैं वो सूर्य की पड़ती हैं और यहाँ पर जो दिन है वो तो लंबा हो जाता है और जो रातें हैं वो छोटी हो जाती हैं। और कर्क रेखा पर कब होगी? जब सूर्य इस डायरेक्शन में होगा तब यहाँ पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी और मकर रेखा पर पड़ेंगी ये आपकी 22 दिसंबर को। ठीक है। और दक्षिणी में दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी सिर्फ 22 दिसंबर को। कुछ डेट फिक्स की गई है, इन्हीं डेट पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सिर्फ ये 3 लाइनें ऐसी हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। उसके बाद तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और जैसे जैसे ये किरणें जैसे ये सूर्य है, जैसे जैसे ये तिरछी ध्रुवों पर पड़ेंगी यहाँ पर गर्मी बहुत कम होगी और यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुँच ही नहीं पाती और यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की स्थिति होती है। ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कटिबंधों में इसको मापा गया है और वो कैसे हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारी पृथ्वी, ये होगी आपकी 0 डिग्री और ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। सूर्य वर्ष में एक बार मतलब साल में एक बार इन तीनों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ये कर्क रेखा पर 21 जून को, विषुवत वृत्त पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, मकर रेखा पर आपकी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। ठीक है। सिर्फ ये जो बीच का आपका क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों पर सिर्फ जो सूर्य की लाइनें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है। और कोई भी ऐसी अक्षांशीय रेखा नहीं है जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हों। ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा गया है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कि उष्ण कटिबंध किसको कहा गया है? जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं, जिस क्षेत्र पर वो आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है। कटिबंधों में बांटा गया है बीच के क्षेत्रों को। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य की कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव
वृत्त और दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। ये देखिए एक बार कि ये हमारी पृथ्वी होगी, ये होगी 0 डिग्री, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ पर तो मतलब बीच में तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधी पड़ेंगी, लेकिन ये जब ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ जब हम जाएंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त पर और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की जो किरणें वो तिरछी पड़ेंगी और इसीलिए इसको कहा गया शीतोष्ण कटिबंध। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि ये तो आपका गर्मी का इलाका है और यहाँ से बिल्कुल ठंड आती है, तो बीच का जो क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कहा गया है क्योंकि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, मतलब यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं बल्कि तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इनको शीत कटिबंध कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम देखेंगे देशांतर रेखाओं को। तो देशांतर रेखाएं भी हमने कल समझ ली थी कि किस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं और कौन सी देशांतर रेखाएं तिथि को निर्धारित करती हैं और कौन सी जो देशांतर रेखा है वो टाइम को निर्धारित करती हैं। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा व पूर्व या पश्चिम की ओर से इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये दोनों ही दक्षिण में स्थित है। अब ये तो हमने देख लिया कि ये जो अक्षांशीय रेखाएं जो है इनकी वो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, लेकिन इनकी बिल्कुल सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा और पूर्व या फिर पश्चिम में इनके स्थानों की दूरी कितनी है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कल हमने देखा था ना कि जैसे हमारी देशांतर रेखाएं होगी, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं होंगी और कौन सी कहाँ पर किसको काटती है इन स्थितियों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर भी कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा गया है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि जो देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी संख्या घटती है या बढ़ती है। ठीक है, तो इनकी संख्या ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो इनकी संख्या क्या है, घटती जाती है और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाते हैं जहां सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। कल हमने देखा था ना कि जो देशांतर रेखाएं हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। इस तरीके से ये रेखाएं होती हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव से ये स्टार्ट हुई और दक्षिणी ध्रुव पर ये आकर मिल जाती हैं आपस में। ठीक है, और जैसे जैसे हम यहाँ से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी जो संख्या है वो घटती चली जाएगी, इनके बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, अक्षांश समांतर रेखाओं से सभी भिन्न देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश शाही राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित होती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्वी और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिमी का उपयोग किया गया है। इस तरीके से अगर जो देशांतर के पूर्व में देश होंगे उनके लिए इस तरीका का अक्षर
जो है वो सिलेक्ट किया गया है, और जो पश्चिम में होंगे उनके लिए इस तरीके का जो वर्ड है वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्र एक ही रेखा पर स्थित है। मैंने कल आपको मैप पे दिखाया था, जैसे ये तो हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर ये आपकी 90 डिग्री देशांतर, लेकिन ये पीछे भी सर्कल बनाती हैं। और जैसे हम मानचित्र पर हम इसको देख सकते हैं, एक मिनट, आप मानचित्र पर इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये है आपकी 0 डिग्री देशांतरीय रेखाएं, और इसके पूर्व में है 180 डिग्री और इसके पूर्व में है, इसके पश्चिम में है 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएं। अब जब हम ये तो हमने इसको मानचित्र पर रखा है, इसलिए हम इन रेखाओं को इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जब हम ग्लोब को बनाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाकर जो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा है वो मिल जाएगी। तो ये 180 डिग्री जो हमने मोड़ दी थी और यहाँ पर जो 180 डिग्री है वो एक ही रेखा है। अगर हम इसको मोड़ देंगे, इसका गोलाकार इसको जब हम बना देंगे तो इसका कोना और इसका ये जो कोना है वो मिक्स हो मतलब मिल जाएगा आपस में, और जो 180 डिग्री है वो एक ही लाइन है। ये 180 डिग्री और यहाँ पर जो आप 180 डिग्री देखोगे वो दो लाइन नहीं है, वो बल्कि एक ही लाइन है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्रों के द्वारा बने ग्रिड को आप देख सकते हो, या फिर देखो, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। मतलब जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो है आपकी 26 डिग्री उत्तर में, 26 डिग्री ये आप लगा लीजिए, ये है आपकी 0 डिग्री, और इस तरीके से जाते जाते ये हो गई आपकी 26 डिग्री। ठीक है, और देशांतर रेखा इस तरीके से हैं, ये होगी आपकी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूर्व यहाँ पर होगा, तो ये मान लीजिए कि 90 डिग्री ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये वाली जो देशांतर है ये होगी आपकी 90 डिग्री। तो ये जो होगा, ये स्थान होगा आपका धुबरी अक्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी अक्षेत्र की जानकारी आसानी से पता लगा सकते हो अगर आपको उसकी सही लोकेशन पता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको सही पता है, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा है अगर आपको सही से पता है तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ये आप करके देख सकते हो या फिर इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ये है आपकी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है जिसको प्रधान यामोत्र रेखा कहा गया है, जो कहाँ से गुजारी गई है, ब्रिटेन के शाही वैद्यशाला से जिसको गुजारा गया है। तो जब सूर्य सबसे ज़्यादा टॉप पर चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोपहर होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे यहाँ पर, और इसी को आधार बनाकर सभी का टाइम सेट किया गया है। जब टाइम सेट कर रहे थे तो घड़ियाँ बंद थी, क्योंकि जब सूर्य सीध में होगा, सूर्य बिल्कुल यहाँ पर होगा, इसके ऊपर होगा, जब उस टाइम पर घड़ी को स्टार्ट किया गया, उस टाइम पर जो टाइम था वो था 12 बजे, वो भी दोपहर का, वहाँ से टाइम स्टार्ट किया गया था और इसी को आधार मानकर टाइम को बनाया गया था, ताकि सभी जो क्षेत्र का जो टाइम है वो आसानी से हम पता लगा सकें। और यहाँ से जो देशांतरीय रेखाएं हैं, पूर्व में जाते जाते जो भी देश आएंगे वो समय में आगे होंगे और पश्चिम में जैसे जैसे जाएंगी वो समय में पीछे होंगे। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था। तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है 360 डिग्री, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, मतलब 15 गुणा में 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजे होंगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच का दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। क्योंकि जब ये लगा लीजिए ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री है। जब यहाँ पर 12 बजे होंगे तो जो पीछे इसका सर्कल जो पूरा करती है 180 डिग्री, वहाँ पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। रात के वहाँ पर 12 बजे होंगे, अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं तो। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम जो मानक समय है वो क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर की स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। यह यामोत्तर रेखा की स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 12 बजे होने वाला है। लंदन में 12 बजे दिन में होने वाला है, अर्थात भारत के समय अनुसार जो मैच होगा वो कब होगा, 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय का अंतर क्या है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तो यहाँ पर शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये जो पोर्शन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर आप जो देख सकते हो, यही जो क्वेश्चन है वो जो एग्ज़ाम में सीटेट में पूछा गया था। और यहाँ पर ये जो टाइम जोन है ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि रूस में कितने मानक समय है। रूस में 11 हैं और पृथ्वी एक घंटे वाले मतलब एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो समय कितने कटिबंध हो गए? 24 हो गए पृथ्वी पर टोटल। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा जो देश है, हमारे देश का जो समय है वो ग्रीनविच से आगे क्यों है। हमारा देश यहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में हमारा देश स्थित है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है?
पश्चिम से लेकर पूर्व तक घूमती है और जो सूर्य होता है वो यहाँ पर निकलता है, वो निकलता है पूर्व में। और जब हमारी पृथ्वी इस तरीके से जाएगी तो सूर्य हमारा, तो इस जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो इस तरीके से पड़ेंगी, तो जो ग्रीनविच का समय है, ये जो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, जो ग्रीनविच का समय है, ये हमसे टाइम में पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पर दिन के 12 बजे होंगे जब सूर्य इसके ऊपर चमकेगा, ठीक है। और जब तक सूर्य यहाँ पर आएगा हमारे देश में शाम हो चुकी होगी और हमारा जो टाइम है ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट हमारा देश का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे है, क्योंकि हम कहाँ पर हैं, पूर्व में स्थित हैं। और जो भी देश पूर्व में स्थित होगा उसका टाइम हमेशा ग्रीनविच से आगे होगा, और जो देश पश्चिम में स्थित होंगे उनका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से पीछे होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट बात थी इसमें जो मैंने आपको अभी बता दी। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। पहले जो मैंने वीडियो डाली थी पार्ट 1, आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर आऊँगी वो होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं सभी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपके लिए आगे आने वाली जो मैं वीडियो बनाऊँ उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू।